चलिए जी। राष्ट्रीय सेवा भारती और चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ वेबिनार की सीरीज में लगातार हमारा आज का 246वां वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगभग 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं अगले महीने, और उस उपलक्ष्य में हम 19 और 20 तारीख को एक भोपाल में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, जिसपे हम 2 दिन की चर्चा करेंगे। तो एक छोटी सी जानकारी थी, जो लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। तो जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सभी से निवेदन है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। इसी क्रम में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, पोस्चरल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन स्टूडेंट लाइफ, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुमित राणा, सीनियर कंसल्टेंट एंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, धौलपुर मेडिकल कॉलेज राजस्थान में। आप फॉर्मर एचओडी रहे हैं पीपुल्स हॉस्पिटल भोपाल में। इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच, उसके आप इवेंट फिजियोथेरेपिस्ट भी रहे हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो मैं डॉक्टर सुमित राणा से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे विषय पर अपनी बात प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है जी। जी जी। सबसे पहले तो आपकी संस्था का और राघवेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए आमंत्रित किया। निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट लाइफ में देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि पोस्चर मतलब हमारा तरीका, हमारे सोने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका, हमारे खड़े रहने का तरीका, हमारे चलने का तरीका। तो जो भी एक ढंग हम अपनाते हैं जीवन में, उसको हम पोस्चर कहते हैं। अब निश्चित रूप से हमारे काम के अनुसार हमारा पोस्चर रहता है। अगर कोई वर्किंग पर्सन है, जैसे कि जिनका मान लीजिए कंप्यूटर पर काम करने का कार्य है, तो उनका पोस्चर अलग ढंग से रहेगा। कोई पर्सन अगर वो मजदूर है तो उनका पोस्चर अलग रहेगा। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स के अंदर जो हम देखते हैं आजकल, क्योंकि स्टूडेंट्स के जीवन में दो चीजें बड़ी कॉमन हैं, एक तो भारी बैग और एक लंबी सिटिंग, काफी देर तक बैठ के पढ़ना रहता है। तो कुछ जो बेसिक में आप कुछ मैंने जो मुख्य कुछ बिंदु मैंने इसमें लेने का प्रयास किया है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, इस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। मगर आमतौर पे जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में कि किन किन समस्याओं का वो लोग समस्याओं से उनका डेली उनसे पाला पड़ता है, और क्योंकि पोस्चरल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। जैसे कि बैक पेन की प्रॉब्लम को आमतौर पे हम लोग बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब जो एक इंडियन टेंडेंसी हमारी बनी हुई है कि जब तक कोई समस्या इस हद तक ना बढ़ जाए कि उसकी वजह से हमारे कार्य रुकने लग जाएं, तब तक हम लोग डॉक्टर से बात करना आवश्यक नहीं समझते। नॉर्मली थोड़ी सी मालिश कर ली, थोड़ा दब्बा लिया, बहुत ज्यादा हुआ तो एक आध पेन किलर खा लिया, मगर जब वो पेन आउट ऑफ टॉलरेट हो जाता है, हमारे टॉलरेंस के बाहर चला जाता है, तब हम डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं। जबकि एज ए डॉक्टर हम अपने सभी पेशेंट्स को और सभी व्यक्तियों को हम रिकमेंड करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर आपके शरीर में 72 घंटे से अधिक रह रही है, मतलब 3 दिन, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि शरीर को किसी भी समस्या से निपटने के लिए, हमारी जो इम्यून पावर होती है, उसको किसी भी समस्या से निपटने के लिए 72 घंटे का समय बहुत मोर देन इनफ होता है। अगर 72 घंटे से अधिक कोई समस्या हमारे शरीर में बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर की शक्ति उससे नहीं निपट पा रही है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत आवश्यक होता है। अब इनमें जितने भी हमारे पेन संबंधी, मैंने कहा ना, जब तक के हमारे कार्य ना रुकने लगे तब तक हम पेन को बहुत सीरियसली लेते नहीं है। मैं इसमें कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा दीजिए। हाँ, ये स्लाइड दिख रही है जी जी दिख रही है। अब आप लोग देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन स्पेस है, क्योंकि अब आप थोड़ा सा क्या है, क्योंकि
मेरे पास का वीडियो अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली अगर हम लोग थोड़ा सा इमेज करें, हम थोड़ा सा अपने ध्यान में लाएं बच्चों के बैठ के पढ़ने का तरीका। जब वो बैठते हैं नॉर्मली गर्दन झुका के, एक किसी सब्जेक्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, पूरा कंसंट्रेशन हमारा पढ़ाई के ऊपर होता है, हम उसको याद करने का प्रयास कर रहे होते हैं। इस स्थिति में जब गर्दन झुकी हुई होती है, अगर वो बच्चा आलती पैर सपोर्ट करके बैठा हुआ है या तो चेयर पे या फिर सोफे पे, नॉर्मली अगर हम पढ़ाई करते हैं, तो इस हमारे स्पेस जो हम देख रहे हैं, गर्दन गर्दन का पूरा एक हिस्सा और हमारे कंधों का ऊपर वाला हिस्सा, इसको जो कंधे वाले मसल्स देख रहे हैं इसको ट्रेपेजियस मसल बोलते हैं, इन पर सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। अब क्योंकि स्टडी ड्यूरिंग स्टडी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की लगातार सिटिंग होती है, स्पेशली एग्जाम का अभी समय चल रहा है, परीक्षाओं के समय तो स्टूडेंट ऐसा होता है कि 7 से 8 घंटे तक लगातार बैठते हैं। उस स्थिति में हमारे शरीर के इन हिस्सों पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। अब होता यह है कि मान लीजिए हमारे शरीर का एक रेड पॉइंट है, रेड पॉइंट जहां तक हमारा शरीर उस समस्या को झेल सकता है, अपने आप उसको सही करने का प्रयास करता है। मगर धीरे धीरे जब ये रेड पॉइंट से ऊपर बात निकलने लगती है तो फिर हम वो समस्या दर्द के रूप में हमारे सामने आती है। अब गर्दन का ये वाला हिस्सा और कंधे का ये वाला हिस्सा, अगर कंटिन्यू आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर आपका बहुत अधिक लिखने का कार्य है, कंप्यूटर जॉब से बैंक वाले पर्सन जो हमारे होते हैं, आजकल की तो पढ़ाई का हम जो ढंग देख रहे हैं, खासकर कोरोना के बाद से मोबाइल पर और लैपटॉप पे पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन आ रहा है, तो बच्चे पढ़ने के लिए लैपटॉप का यूज कर रहे हैं। उस स्थिति में ये पेन बढ़ता जाता है। अब क्योंकि बच्चों की कही हुई चीजों को ड्यूरिंग एग्जाम टाइम में हम उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको हम सीरियसली इसलिए नहीं लेते, हमें लगता है ठीक है क्योंकि वो एकदम से पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा उसको टेंशन होगा इसलिए दर्द हो रहा होगा, थोड़ी मालिश कर दी, थोड़ा सा पेन किलर पे तो मोस्टली स्टूडेंट्स पे हम जाते ही नहीं है। हमें एक डर लगता है, एक पेन किलर को लेके एक भ्रांति फैली हुई है हमारे समाज में कि पेन किलर खाने से किडनियां खराब हो जाती हैं, जबकि मैं बार बार अपने पेशेंट्स को समझाता हूं कि पेन किलर खाने से किडनियां कभी खराब नहीं होती। लंबे समय तक अगर आप लगातार पेन किलर्स खा रहे हैं और उसमें भी स्पेशली स्टेरॉइड्स, अगर उनका उपयोग हम कर रहे हैं तब जाके वो किडनीज के लिए तो हानिकारक होते हैं। पर अगर 1 या 2 बार कोई डोज लेना पड़ता है दर्द के से राहत के लिए तो वो किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होता, क्योंकि अगर ये 1 या 2 बार के डोज ही हानिकारक होते तो निश्चित रूप से दवा कंपनियां इन ड्रग्स को नहीं बना रही होती, सरकार की तरफ से भी इस पर रोक लगा दी गई होती। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ लौट के अपने पे, कि जब ये पेन हो रहा होता है, अब इस पेन की होने की वजह क्या है? कंटिन्यू आपका एक ही स्थिति में बैठे रहना, गर्दन का लगातार झुके रहना, कंधों का एक स्थिति में जड़ हो जाना, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल वहां पर फ्रीज होके बैठे हैं, कंसंट्रेशन हमारा पढ़ाई पर है। अब जब लगातार ये स्थिति बनी रहती है तो धीरे धीरे ये जो स्क्रीन में आप रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं, इनमें हमारा पेन होना शुरू होता है। जब ये पेन बढ़ता जाएगा तो ये पेन आपके दोनों साइड जो स्केपुला दिख रही है, हमारी जो हड्डियां दिख रही है कंधे वाली, उससे ये नीचे की ओर उतरना शुरू करता है। हम में से ही कई लोग इस दर्द को, मेरे को लग रहा है ये प्रॉब्लम को फेस कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल बहुत ही कॉमनली होने वाला पेन है। स्पेशली जिनको लॉन्ग लॉन्ग सिटिंग करने की आदत है, उनको तो ये पेन बहुत ही कॉमनली होता है। अब क्योंकि समय की हमारे पास एक बाध्यता है, तो मैं मतलब छोटे इन टॉपिक्स पे तुरंत इससे हमें रिलीफ किस तरह करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी पेन हमारे बच्चे में देखने को मिल रहा है या फिर वो उसकी शिकायत कर रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो बहुत ज्यादा गर्दन को झुका के ना बैठे। अगर वो बहुत ज्यादा गर्दन को झुका के बैठेगा, गर्दन लगातार उसकी अगर झुका के बहुत ज्यादा गर्दन को झुका के बैठा है तो पेन होता रहेगा। तो हमें हमारे बच्चे को ये बताना है कि वो अपने गर्दन को ना झुकाते हुए अपने आई मूवमेंट्स का यूज करे। नीचे देखने के लिए हमको गर्दन झुकाने की आवश्यकता नहीं है, हम आईज के मूवमेंट, जो ऊपर नीचे हमारा आईज का मूवमेंट होता है, उसका उपयोग करते हुए भी हम पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। कोशिश करिए कि बच्चा 30 मिनट या 35 मिनट से अधिक एक ही स्थिति में ना रहे। अगर वो एक ही स्थिति में गर्दन लगातार उसकी गर्दन झुकी रहेगी तो ये दर्द बढ़ता जाएगा। ये
नॉर्मली इसके लिए पूरे ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी में, मगर क्योंकि परीक्षाओं के समय ये संभव नहीं हो सकता कि वो जाके फिजियोथेरेपी क्लिनिक लें या घर पे जाके ट्रीटमेंट लें या फिर घर पे उनके लिए अरेंजमेंट किया जाए, तो जो पोस्चरल चेंजेस हम घर पे ही करते हुए इन समस्याओं से बच सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत ज्यादा इस स्थिति में बच्चे को ना रहने दें। आपको ये देखना होगा कि अगर वो कंप्यूटर पर ज्यादा समय दे रहा है तो उसकी स्क्रीन बहुत नीचे तो नहीं है। हमेशा कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी ऊंचाई पर होनी चाहिए जहां पर आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, इतनी ऊंचाई पर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होनी चाहिए। अगर बच्चे को गोदी में रख अपने गोदी में रख के वो बुक और उस पढ़ाई कर रहा है तो हमें उसको आदत डालिए कि वो गोदी में रख के ना पढ़े। और अगर फिर भी क्योंकि हर किसी का एक अपने पढ़ने का तरीका होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये चीज होती है, वो जहां पर कंफर्टेबल फील करते हैं वो उसी पद्धति को अपनाते जाते हैं। तो अगर किसी को ये आदत है कि उसको अपने गोद में ही रखकर बुक पढ़ने की आदत है, तो कोशिश करिए कि उसको बोलिए कि वो 1 या 2 तकिए, मोटे वाले तकिए रखे, जिससे कि उसको गर्दन ज्यादा ना झुकानी पड़े। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, इसको अगर हम उपयोग करते हैं तो हम इस पेन से बच सकते हैं। सेकेंडली, आप ये देखिए बैक पेन। बैक पेन तो जैसा कि स्टडीज बोलती हैं और हम लोग देखते भी हैं आए दिन, मेरे को लगता है शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका पाला कभी बैक पेन से ना पड़ा हो। बैक पेन के लिए बहुत अधिक मात्रा में हमारे बैठने का तरीका और हमारे खड़े रहने का तरीका मायने रखता है। बैक पेन वाले पेशेंट्स को हम लोग एक बहुत ही कॉमन सी चीज बताते हैं, जो कि बच्चों के लिए भी ये है और एडल्ट्स जो हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए भी है, कि आपको एक ही पोजीशन में बहुत देर नहीं रहना है, खासकर खड़े रहते वक्त। अगर आप एक ही स्थिति में काफी देर तक खड़े हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक अगर एक ही स्थान पर खड़े हो, चलने की मनाही नहीं है, चलना बहुत अच्छा होता है बैक पेन में, पर अगर आपका कोई ऐसा जॉब है जहां पर आपको खड़े रहना, स्पेशली जैसे कि मान के चलिए मेडिकल स्टोर्स में हम लोग अपने स्टाफ में खड़े रहते हैं, कॉस्मेटिक की जो शॉप्स होती हैं वहां पर खड़े रहने होता है। अगर आप एक ही स्थिति में खड़े हुए हैं, टीचर्स अगर मूव करते हुए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखना रहता होता है, वो तो एक ही जगह पर वो खड़े रहते हैं, तो उनके लिए पेन बहुत कॉमन है। उसी तरह से ये स्टूडेंट्स में, अगर आपकी सिटिंग बहुत लंबी हो रही है और आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आप लोग इस पर गौर कीजिएगा, अगर मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, अगर लचीलापन मांसपेशियों का अच्छा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो इन दो जो साइड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, पेन की शिकायत जल्दी ही या तो आ रही होगी या फिर भविष्य में आएगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बच्चे की जो सिटिंग है उसको आप आधे घंटे से अधिक ना होने दें। आप क्योंकि इसमें प्रश्न ही उठता है कि डॉक्टर साहब अगर वो एग्जाम टाइम चल रहा है, अगर वो बैठेगा ही नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा, तो फिर कैसे चीजों से पाला होगा? तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को आप बोलिए कि वो हर आधे घंटे बाद उठे, थोड़ा सा या तो पानी पी ले, या फिर उसी टॉपिक को याद करते हुए अपने कमरे में, जिस कमरे में वो पढ़ाई कर रहा है वहां पर ही कमरे में थोड़ा सा वो घूमे। उसको ये हर 35-40 मिनट बाद करना ही करना है। बिकॉज अगर हम ये नहीं करेंगे और ये पेन अगर बढ़ेगा तो वो सिटिंग ही नहीं कर पाएगा। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नेक पेन में और बैक पेन में आती है कि बच्चा अगर कभी इस चीज की कंप्लेंट कर रहा है तो उसको आप हल्के में मत लीजिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हमें बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मेरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही बैठने से हो गया होगा, थोड़ा सा ऐसे ही हो गया होगा, इसको इस तरह से ना लें, क्योंकि इसको अगर हम इस तरह से लेंगे तो ये समस्या हमारे लिए ज्यादा हो जाएगी। अगर बच्चा लगातार उस कंप्लेंट को कर रहा है कि नहीं मम्मी मेरे को बहुत बैठने में दिक्कत आ रही है, बैक पेन हो रहा है, या फादर को वो बच्चे बोल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। और हमें ये अगर शुरुआत में ही इस पर हम गौर कर लेंगे तो ये समस्या को बढ़ने से हम लोग बहुत इजीली रोक सकते हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, मगर ये आगे चल के एक बड़ा रूप ले सकती है। तो बहुत ही छोटे चेंजेस करने से, हमको सिर्फ हमारी बैठने का तरीका बदलना है, हमको बहुत लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी देर घूमते रहना है बीच में, इस प्रॉब्लम से हम लोग एग्जाम टाइम में बच्चे को बचा सकते हैं। उसके बाद रिस्ट पेन की क्योंकि नॉर्मली आज का टॉपिक मेरा लेने का मोटो ये था कि ड्यूरिंग एग्जाम टाइम में जो प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट टाइम में, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग हो रही होती है, बहुत ज्यादा लिखने का हो रहा होता है, मगर रिस्ट पेन के लिए
कई सारी चीजें मायने रखती हैं। हमारा पेन, हम एक सिंपल चीज बताता हूं आपको, हमारा पेन जो हम पकड़ते हैं उंगलियों के बीच में, उसको पकड़ने का तरीका हमारा क्या है। अगर बच्चा उसको बहुत ज्यादा भींच कर पकड़ रहा है, मतलब बहुत कस के पकड़ा है पेन को, उसमें अगर बहुत जोर दे रहा है तो रिस्ट पेन होना और फिंगर्स में पेन होना बहुत कॉमन चीज है। अगर हमारे पेन की ग्रिप बहुत ज्यादा मोटी है या पेन की ग्रिप बहुत ज्यादा पतली है, तब भी ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए आ सकती है। जहां पर आप हमारी अपर फिंगर्स में और रिस्ट में पेन आ सकता है। अगर लिखते समय कलाई पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है बच्चा, तो उसकी वजह से भी रिस्ट पेन हो सकता है। और मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम आजकल हम लोग स्टूडेंट में बहुत देख रहे हैं वो है मोबाइल का यूज। मोबाइल का अगर काफी सारा यूज अगर किया जा रहा है तो ये पेन होना ही तय है। इसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं हमारे यहाँ पर। जहां पर आप देख रहे हैं ये सबसे छोटी वाली उंगली रखी हुई है, इस जगह पर एग्जैक्ट पेन आता है, क्योंकि एक एक नर्व यहाँ पर दबने लग जाती है। रिपीटेड मूवमेंट जो हमारे होते हैं, अगर आप गौर करेंगे, अगर मोबाइल किसी ने भी अगर हाथ में पकड़ रखा होगा तो आप देखेंगे आपकी कलाई हल्की सी ऊपर की ओर ट्विस्ट हो रही है और आपने उसे कस के उंगलियों के बीचों पकड़ा हुआ है। इस स्थिति में हमारे ये जो रेड एरिया देख रहे हैं आप, तो उसके जो बीच वाला एरिया है, इसके बीच में हमारी कई सारी मसल्स और हमारी नर्व निकल रही होती है और उनके ऊपर एक फेशिया होती है। तो ड्यू टू रिपीटेड मूवमेंट वो फेशिया टाइट होने लग जाती है और उसकी वजह से वहां से निकलने वाली नर्व दबने लग जाती है, तो जिसकी वजह से हाथ में झुंझुनी आना, पेन आना, ये बहुत ही कॉमनली है। और यहां पर एक गांठ जैसी बन जाती है, एक एक तरह का गैंग्लियन हो जाता है, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम काफी होती है। तो कोशिश करें, क्योंकि आजकल स्पेशली मैंने जैसा कभी कहा कि कोविड के बाद से मोबाइल के पास क्लासेस लगने लगी, मोबाइल पर ही बच्चों के सिलेबस आ रहे हैं, उनके सब्जेक्ट्स का मटेरियल आ रहा है, तो बच्चे मोबाइल का काफी यूज कर रहे हैं। दूसरा, गेम खेलने की जो एक हैबिट है आजकल स्टूडेंट्स में, वो घंटों गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते वक्त अब हमारा पूरा ध्यान उस गेम को जीतने पे रहता है, तो हम अपने हाथों का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो जो पोजीशन हम लेते हैं उस वक्त गेम खेलने के लिए, आप देखिए अगर फोन को हम तिरछा करके पकड़ें और दोनों हाथों से उसको पकड़ के जो स्थिति बनती है, वो स्थिति बिल्कुल बेस्ट स्थिति है दर्द को लाने के लिए। तो हमें ये देखना है कि बच्चा मोबाइल का कितना उपयोग कर रहा है, क्या वो जरूरत से ज्यादा तो उपयोग नहीं कर रहा है उसका। अगर वो जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग कर रहा है तो उसकी स्थिति कैसी है। हमें बच्चे के मोबाइल यूज का टाइम सेट करना चाहिए, और उसके लिए स्पेशली जरूरी ये है कि घर पे पेरेंट्स मोबाइल कम से कम यूज करें। नॉर्मल ऐसा होता है कि उनको ठीक करने पे तो हमारा पूरा ध्यान होता है, मगर हम उन हैबिट्स को कितना बढ़ा रहे हैं। अगर मैं निश्चित रूप से मोबाइल पूरे दिन यूज कर रहा हूं तो मेरे बच्चे भी मुझे देख के उस हैबिट को सीखेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि मोबाइल का यूज हम कम से कम करें घर बच्चों के सामने। उन्हें मोबाइल पर पढ़ने की बजाय, आजकल गूगल का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, कोई भी टॉपिक लिया गूगल पर सर्च कर लिया, फिर विकीपीडिया पर उसको पढ़ रहे हैं। उसके बजाय बच्चों को हमें बुक्स का उपयोग अधिक करने की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो बुक से पढ़ाई करें, क्योंकि बुक से पढ़ाई करने पे नॉर्मली हमें एक तो ऑथेंटिक नॉलेज भी मिलती है, दूसरा हमारे जो पोजीशंस रहती है वो काफी बेटर रहती है, आईज के लिए भी काफी बेटर होता है। तो ये तीन जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, नेक पेन, कमर का दर्द, बैक पेन और रिस्ट पेन, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर। और छोटे छोटे चेंजेस करने पर ही, इनके लिए आपको कोई बहुत बड़ी मेडिसिन लेने की या फिर बहुत बड़े कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे चेंजेस के द्वारा ही इन बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। अब ये तो कुछ मैंने टॉपिक्स पे बात करी जो कि फिजिकली आ रही है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ मेंटली भी काफी चीज होती है, तो मैं ये तो स्टूडेंट्स के साथ मेंटली काफी चीज जुड़ी होती है, मगर मैं कुछ 3 टॉपिक्स पे बात करूंगा जो कि स्टूडेंट लाइफ में बड़ा बहुत ही कॉमनली दिखती है। इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब अनिंद्रा। अनिंद्रा की कई सारी चीजें हो सकती हैं। नींद प्रॉपर नहीं आने की वजह, बहुत कॉमनली बताता हूं आपको मैं, रात के समय चाय या कॉफी का उपयोग करना। आजकल मैं बड़ी सिटीज में, तो बड़ी सिटीज के साथ साथ में जो हमारी मिडिल सिटीज हैं उनमें भी मैं ये देख रहा हूं कि खाने के बाद कॉफी पीने का चलन बना हुआ है कि यार खाना खा लिया, लाइए एक एक कॉफी हो जाए, एक एक चाय हो जाए। आप निश्चित रूप से मानिए कैफीन की बढ़ती हुई मात्रा आपकी नींद को भगाने के लिए बहुत खतरनाक होती है।
अगर आप कैफीन का उपयोग रात में कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। दूसरा, हमारा सोने का और जागने का समय। नॉर्मल तौर पे एक स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट लेट नाइट ही पढ़ना पसंद किया करता था, मगर बाद में हमको समझ में आया कि अगर हम लेट नाइट पढ़ने की बजाय अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बिकॉज अर्ली मॉर्निंग हमें चीजें बहुत इजीली मेमोराइज हो जाती हैं, हमें हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी स्थिति में होती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि मॉर्निंग में जब आपका ब्रेन रेस्ट करने का उठता है तो आपको चीजें बहुत आसानी से याद भी हो जाती हैं और आप नॉर्मल क्षमता से अधिक याद कर भी पाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो रात को 2-3 बजे तक पढ़ने की बजाय जल्दी सोना, मतलब 10-11 बजे तक स्टूडेंट, अभी जो हमारे एग्जाम चल रहे हैं 10-11 बजे तक सो के करो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता है तो वो एक तो अपने दिमाग को फ्रेश रख पाएगा, दूसरा उसकी नींद पूरी हो पाएगी तो उसके लिए चीजों को समझना और उन पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर एक अनिद्रा की प्रॉब्लम अगर लगातार बच्चों में बनी रहेगी तो वो उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें बच्चों को सोने का समय और जागने का समय निश्चित करना चाहिए। सोने से पहले बच्चे मोबाइल यूज ना करें, इसका हमें बहुत ध्यान देना है। अगर हम मोबाइल का यूज सोने से पहले कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नींद डिस्टर्ब होगी ही होगी। ये प्रूव्ड थ्योरीज हैं आजकल। सेकेंडली, एंजाइटी, चिंता। चाहते हुए और ना चाहते हुए भी हम कई बार पेरेंट्स ही बच्चों को चिंता में डाल देते हैं। पर कहने के लिए एक वर्ड होता है, यार तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें काहे की चिंता। पर रियलिटी बात ये होती है कि हमने कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया बच्चे के ऊपर, उसकी पढ़ाई को लेके, उसके करियर को लेके। कभी कभी तो मैंने कई फैमिलीज में तो ऐसा देखा है कि बच्चे को ये बता दिया जाता है कि अगर बस तुम्हारे एग्जाम में इतने नंबर नहीं आए तो वह ये दुनिया पता नहीं क्या उसके क्या से क्या हो जाएगी। मेंटली वो इतने प्रेशर में आ जाता है तो फिर वो उसको चिंता लगने लगती है। हम बिकॉज हमारे आपकी संस्था तो बच्चों के साथ ही व्यवहार कर रही है पूरा। हम देखते हैं कई बार अखबार में खबरें आती हैं, 8 साल के बच्चे ने सुसाइड कर ली, नौवीं पढ़ने वाली बच्ची ने सुसाइड कर ली, 10वीं बच्चे पढ़ने वाला बच्चा घर से भाग गया। कई इतनी बार हम देख, अब सोचने वाली चीज ये है कि वो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे का कौन सा शेयरों में नुकसान हुआ था, कौन सा उसके घर पे कोई ऐसा पहाड़ टूट गया था जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाया, जिसके लिए उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। कहीं ना कहीं हम ही घर के माहौल से चीजों को इतना अधिक कर देते हैं बच्चों के सामने कि बच्चे उसको लेके अपने आप को चिंता पाते हैं। अब क्योंकि उस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किसी प्रकार की पारिवारिक समस्या को सॉल्व करना संभव ही नहीं है, तो जब हम किसी चीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, किसी चीज का समाधान हमारे पास नहीं होता, तो फिर उसकी हम लगातार चिंता करने लगते हैं। और वो चिंता एक एडल्ट बच्चे में, एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हुए बच्चे में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टीन एज में अगर इस तरह की चीज बच्चे को लग रही है तो वो मेंटली इतना वीक हो जाएगा कि फिर भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स को, जो बड़ी बड़ी चीजें उसको आगे लाइफ में फेस करनी है, जिन समस्याओं का उसको सामना करना है, उसके लिए वो मेंटली बहुत वीक हो जाएगा। तो एज ए पेरेंट्स हमको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स का हमें बच्चों के सामने जिक्र करना है, किन किन बातों का हमें बच्चों के सामने करनी है और कितनी बातें हमको नहीं करनी, इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चों पर उनकी कैपेसिटी के अनुसार ही लोड डालिए। अगर मेरा बच्चा एवरेज स्टूडेंट है जिसकी 9th तक 56, 57, 58, 60% आई है, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि 10वीं में 90% गेन कर लेगा। हम आज समाज में विभिन्न लोगों को जब देखते हैं, मैं IAS, IPS, IITN, IIM वाले कितने सारे उदाहरण आज हमारे सामने हैं जहां पर उनके रिजल्ट्स 3rd डिवीजन भी रहे। कई तो लोग ऐसे रहे हैं जो फेल हुए हैं अपने 10th और 12th के एग्जाम में, मगर आज वो समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी डिग्री, आपकी मार्कशीट पर लिखे हुए नंबर आपका भविष्य तय नहीं करते हैं। बच्चे की सीखने की क्षमता कितनी है और उस सीखी हुई चीज को वो प्रैक्टिकली लाइफ में कितना उतार पा रहा है, वही चीज उसका भविष्य तय करेगी। तो बच्चों पर अननेसेसरी का प्रेशर हमको नहीं डालना चाहिए। बच्चों के साथ हमको
उनकी पढ़ाई को लेके, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके हमें उनसे बात जरूर करनी चाहिए। आप सभी लोग सोसाइटी में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे, आप निश्चित रूप से आप ये देखते होंगे कि जब सुसाइड जैसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन कम हो चुका होता है, वो खत्म हो चुका होता है। कम्युनिकेशन मतलब उसका बातचीत, वो बात ही नहीं कर पा रहा है किसी से कि वो क्या झेल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, जिन चीजों से वो बेचारा घबरा रहा है, क्या वो उनका सॉल्यूशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हमें बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अवश्य करना चाहिए। एक हमारी सोच होनी चाहिए कि हम बच्चे से बात अवश्य करें। और तीसरे नंबर पे ओवर थिंकिंग। माता पिता की एक्सपेक्टेशन है कि बेटा बस तुम तो जल्दी से बस 12th में क्लियर करो, उसके बाद तुमको आईआईटी में जाना है, तुमको डॉक्टर बनना है, बेटा बस तुम ही हो हमारा जीवन तो बहुत बुरा निकल रहा है, हम तो तुम्हारे सहारे ही जिंदा हैं, तुम कुछ कर लोगे तो। वो अगर 3 इडियट मूवी देखी हो किसी ने तो उसमें जो राजू करके करेक्टर था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मगर क्योंकि माँ के लिए साड़ी खरीदनी थी, पिताजी के पैरालिसिस का ट्रीटमेंट कराना था, बहन की शादी करनी थी, तो उसकी वजह से वो इसकी हालत ये हो गई कि वो टॉपर से फेलियर में आ गया। बच्चा सोचे जा रहा है कुछ भी। हमें टीन एज को समझना पड़ेगा। जब बच्चा एक 10th क्लास स्पेशली 9th तक वो अपने स्कूल में रहता है, उसका बाहरी दुनिया से इतना पाला नहीं पड़ता, मगर जब वो 10वीं क्लास में आता है, बोर्ड स्पेशली बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तब वो एकदम से उसका मिलना बाहरी दुनिया से होता है। तब बाहरी दुनिया और परिवार के बीच में सामंजस्य बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे को लगता है कि हो क्या रहा है। फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है 12वीं में आने के बाद। और जब मैं स्टूडेंट लाइफ कह रहा हूं तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर भी है। हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी कभी इतनी भारी पड़ जाती हैं कि सोचने का जो सिलसिला चालू होता है तो वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और यही ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं एंजाइटी, जो मैंने पहला वाला बोला, अनिद्रा को बढ़ाती है। रात भर लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या चल रहा है यार, वो क्या ऐसा होगा, वो क्या होगा, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बातों को बता ही नहीं पा रहा है। सोचे खुद से ही प्रश्न कर रहा है, खुद से ही उत्तर दे रहा है और लगातार दिए जा रहा है। हमें बच्चों की मनोस्थिति को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर भगवान ना करे अगर वो किसी गलत कदम को उठाते हैं, वो गलत कदम केवल सुसाइड नहीं है, बहुत सी बार इसी एज में आके अगर आप गौर करेंगे तो बच्चे स्मोकिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। कई बच्चे ड्रिंक करने लग जाते हैं, उनको लगता है कि यार तरीका यही है। साथ वाले उनके जो फ्रेंड्स, क्योंकि वो उनसे लगातार बात कर रहे होते हैं, तो वो जो उनको कहते हैं उनको वही ठीक लगता है। उनको लगता है कि नहीं नहीं बस यार 2 कश मारो, उससे समस्या का थोड़ा सा हल मिल जाएगा, कुछ नहीं तो 2 पैग मार के सो जाओ, बहुत रिलीफ मिलता है। मगर ये चीज उसको एडिक्शन की ओर धकेल देती है। हम कितने सारे समाज में हुई घटनाएं देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर के बच्चे ड्रग्स का नशा कर रहे हैं। अगर वो देखेंगे तो उनमें से सिर्फ आपको 5% केस ऐसे मिलेंगे जो मौज मस्ती के लिए ड्रग्स लेना शुरू हो गए। नॉर्मल तौर पे जो एडिक्शन में आपको मिलेंगे वो बच्चा कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का मारा डेफिनेटली होगा, उसको उसकी ओवर थिंकिंग हो ही रही होगी, वो जरूर से ज्यादा सोच रहा होगा। और ये इस तरह से सोचना बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एज ए डॉक्टर, एज ए साथी, मैं सभी लोगों से ये बहुत अपील करूंगा कि हमें बच्चों की मेंटल के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करिए। एक मैं बहुत अच्छी आपसे वो सजेशन देना चाहता हूं, अगर एग्जाम टाइम में बच्चों को अगर आप 35 से 40 मिनट तक गेम खिलाते हैं, एक कोई भी आउटडोर गेम, वीडियो गेम नहीं, इंडोर गेम नहीं, चेस नहीं, इस तरह का कोई गेम नहीं, एक आउटडोर गेम जहां पर उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, तो वो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक तो वो तरोताजा महसूस करेगा, वो तुरंत रिफ्रेशिंग हो जाएगा। दूसरा, उसको पढ़ाई में काफी हेल्प मिलेगी, उसको ये इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो कोशिश करिए कि आज का जो समय बना हुआ है, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों की वो सबसे पहले स्कूल जाएं, स्कूल से आने के बाद अपने अपने कोचिंग जाएं, कोचिंग से आने का कुछ समय बच रहा है तो उसको हमने कंप्यूटर क्लास के लिए भेज दिया, कंप्यूटर क्लास से बचा तो उसको हॉबी क्लास के लिए भेज दिया। मगर जो हमारे समय में हुआ करता था, हमारे समय मतलब ड्यूरिंग मेरी स्टूडेंट लाइफ में जब हम देखा करते थे, तो वहां पर एक फंडा हुआ करता था कि हम कितना खेलते हैं।
हम स्पोर्ट्स की ओर कितना जाते हैं। हमारे खेलने का एक समय हुआ करता था कि शाम का समय थोड़ा सा बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलेंगे। मैं खुद अपने बोर्ड एग्जाम में, मेरे जो 12th के एग्जाम थे, मैंने एक अपना समय निश्चित किया हुआ था, शाम को 5 बजे से लेके और एग्जैक्ट 5:45 5:45 तक मैं बैडमिंटन खेलता था। मगर मैं उस रूल को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करता था कि एग्जैक्ट 5:45 पे अगर मेरा सेट भी चल रहा होता था तो मैं सेट बीच में छोड़ के वापस पढ़ने के लिए आ जाता था। 45 मिनट खेलने का मुझे फायदा ये मिलता था कि मेरा ब्रेन पूरी तरह से रिफ्रेशिंग हो जाता था। मेरी जो एक थकान जैसी चीज थी मेंटली और फिजिकली, वो गायब हो जाती थी। मैं पहले से बेटर चीजों को याद कर पाता था। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों की के लिए काफी बेटर होगा। और अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो निश्चित रूप से उसकी पढ़ाई में भी उसको काफी हेल्प मिलेगी। और प्लीज प्लीज मैं फिर से आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को, निश्चित रूप से हर पेरेंट की अपने बच्चों से एक एक्सपेक्टेशन होती है, मगर अपनी एक्सपेक्टेशन को उसके ऊपर लादिए मत। अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, क्योंकि हमारे पास लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, हमने दुनिया देखी है, उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड करिए, मगर थोड़ा उससे भी जानने की कोशिश करिए कि वो क्या करना चाहता है। पूरी तरह से मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बच्चे जो कह रहे हैं उस पर आंख बंद करके आप चलिए, मगर ऐसा भी ना हो कि वो अपनी इच्छाओं और हमारी इच्छाओं के पीछे पिसके रह जाए। तो निश्चित रूप से अगर ये कुछ मैंने पॉइंट्स लेने का प्रयास किया है कि स्टूडेंट लाइफ में अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए काफी बेटर होगा। अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुमित। अभी इस सत्र को ओपन करेंगे, और उसके पहले जैसे कि हमारी हमेशा से हमारा जो एक रेगुलर चलता आ रहा, आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। उसके बाद एक दो सूचनाएं हैं, फिर हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर जी और सम्मानित डॉक्टर सुमित राणा जी। हम लोग हमेशा देखते थे कि एक डॉक्टर है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एक बॉडी बिल्डर है, एक मॉडल है, ऐसे बहुत सारे रूप सुमित जी में हमें दिखते हैं। लेकिन आज हम उनके एक मिश्रित तो बहुआयामी व्यक्तित्व से सबका परिचय हुआ, और वास्तव में ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जाने अनजाने में हमसे क्या गलतियां होती हैं और वो हमारे शरीर पर, मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाल देता है, हमें उसमें समझ में नहीं आती। जो छोटे छोटे आपने सूत्र बताए हैं, मुझे लगता है वो सूत्र मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। और कई बार छोटी छोटी ये गलतियां ही मिलकर के कोई ऐसी बड़ी गलती या बड़ा संकट खड़ा कर देती हैं कि जिससे व्यक्ति बड़ी समस्या में उलझ जाता है। ऐसा बोलते हैं कि सही समय पर अगर कर लिया है तो बहुत छोटा काम होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर अभ्यास में पसीना बहालो तो युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ेगा जैसा है। तो अगर छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो आज आदरणीय सुमित जी आपने समय दिया, आपने हम सबको एक बहुत अच्छे से और बहुत सरल और गंभीर विषय को सरल शब्दों में आपने समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग बहुत जल्द ही एक इस तरह का फिजिकल, इस लंबे समय से चलने वाले वेबिनार को एक सब लोग साथ में मिलकर के करें, ऐसा प्रयास है। कृपाशंकर जी ने उसके बारे में जानकारी दी है। तो मैं सुमित जी से और सभी जो पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 19 अप्रैल का समय अपना भोपाल के लिए जरूर रखिए, और हम एक बार सब लोग मिल करके आपस में रूबरू होकर के इस सारे डिस्कशन को जो हम 5 साल से लगातार करते आ रहे हैं, 5 साल में जितने भी रविवार आए हैं, 246-47 में हमारा वेबिनार है, चाहे होली हो, दिवाली हो, त्योहार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बाढ़ हो, कुछ भी स्थिति रही हो, लेकिन 4 से 5 का हमारा समय कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और ये जो जितने लोग आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सभी लोग उस समय वहां मिलते हैं। तो वास्तव में ये अपने आप में एक बहुत अद्वितीय अनूठा प्रयास जो आदरणीय कृपाशंकर जी ने किया था, वो बहुत सफलता की तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है हमारे इस रिकॉर्ड को दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। हम इस रिकॉर्ड को और दिनों दिन आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। तो प्रश्न उत्तर के लिए हम चलेंगे। 2 सूचनाएं हैं छोटी छोटी। एक तो इस बार का मैंने लिंक पुनः डाल दिया है, तो आप जो लोग भी हैं लिंक को भर दीजिए, तो हमारे लिए सुविधा रहेगी, आपके लिए ट्रेवल, आपके लिए स्टे, सारी चीजें अरेंज करने के लिए। तो गूगल के माध्यम से गूगल लिंक एक हमने डाली है, तो सभी से निवेदन है कि अपने आने की
सारी जानकारी उसमें प्रेषित कर दें। दूसरा, अगला सप्ताह जो हमारा अगला वेबिनार करने वाले हैं उसको भी हम एक हाइब्रिड मोड में करने वाले हैं। कुछ फिजिकल करेंगे, कुछ ऑनलाइन माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो उसका पोस्टर हम कल ही जारी कर देंगे, जिससे कि ये विषय बहुत लोगों तक जानना चाहिए। एक ऐसा विषय है जो जनमानस में इसके लिए लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां खड़ी की गई हैं, तो उन सबको पता होना चाहिए। और हर व्यक्ति को हम कहते भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो तो सब चीजों के लिए, तो आप इलेक्शन में 100% मतदान करें। तो वो सारी चीजों को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का हमारा उद्देश्य रहता है कि हम उन विषयों पर बात करें जो सिर्फ समाज के सरोकार को लेकर के हो, बच्चों को लेकर के हो, किसी भी तरह की जागरूकता फैलाने का प्रयास करें। तो इसको लेकर के अगला वेबिनार हमारा रहने वाला है। हम पोस्टर जल्दी उसका जारी कर देंगे और आप सभी लोग अपने लिंक के माध्यम से आने जाने की डिटेल हमको प्रेषित कर दें तो हमारे लिए सुविधा रहेगी। जितने लोग भी रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें से हम कुछ क्राइटेरिया रख के सिलेक्ट करेंगे, उसके आधार पे आपको हम समय समय पर सूचित भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण एज यूजुअल त्रिपुरा से आते हैं। लक्ष्मण सर अपना प्रश्न रखे, आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर लक्ष्मण। नमस्ते डॉक्टर सुनीत जी। नमस्कार सर। अच्छा, पहले ये आपको आपने बताया रेड पॉइंट का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। हमारा बॉडी में कोई पॉइंट है रेड पॉइंट, जिसके तब वो टॉलरेट कर सकता है, उसके बाद कोई पेन देखता है। ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हमारा घर में एक बच्चा है राहुल देवनाथ, वो रेगुलर मेंबर ऑफ द CCM। उसका 2-2.5 साल बाद से उसका एक फीवर हुआ था। उसके बाद वो विकलांग हो गया, व्हील चेयर बिना चल नहीं सकता। तो निमंस में लाया गया, उसको फिजियोथेरेपी करने के लिए मेनली प्रेस्क्राइब किया। तो हमारा त्रिपुरा में तो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, उधर करके देखा यार लेकिन कोई वीडियो नहीं दिया। मैं वीडियो के लिए प्रेयर किया था, किंतु तो उन्होंने वीडियो करने के लिए मना किया था। अभी वो उसका उम्र 21 चल रहा है, 12 क्लास में परीक्षा दिया अभी 12 क्लास में। अभी उसका लिखा मस्कुलर डिस्टोनी, जो डायग्नोसिस हुआ डिस्टोनी बा डिस्ट्रोफी ऐसा मस्कुलर। 1 माह से ज्यादा बेंगलुरु में था, वो परीक्षा निश्चय किया था सारी। अभी उसका अच्छा फिजियोथेरेपी करने के लिए क्या करना है, किसके साथ ये करना है, कम से कम वीडियो सपोर्ट करेगा तो हम यहाँ से कोई थोड़ा सा जानकारी वाला कोई फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। हाँ सर, निश्चित रूप से। जैसे कि आपने 2 प्रश्न मुझसे करे। पहला जो पॉइंट था रेड पॉइंट, जो रेड पॉइंट का मैंने जो जिक्र किया था, रेड पॉइंट का अर्थ ये है कि किसी भी समस्या को झेलने की हमारी क्षमता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी भी मेरी दर्द को सहने की क्षमता मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, कृपा शंकर जी की अलग हो सकती है, राघवेंद्र जी की अलग हो सकती है, और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति की वो क्षमता अलग अलग होती है। इम्यूनिटी इसी प्रकार से किसी भी बीमारी को सही करने का भी हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है। तो रेड पॉइंट से मेरा अर्थ ये है कि जहां पर आके आपका शरीर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जहां पर मान लीजिए बैक पेन की मैंने जो बात करी, नेक पेन की मैंने बात की, तो नॉर्मल तौर पे हम लोग, मैंने कहा ना, रेड पॉइंट उसको बोलते हैं जब आपको लगे कि यार अब ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मेरे काम रुकने शुरू हो गए हैं और अब मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम उस रेड पॉइंट तक अपने शरीर को ना जाने दें, क्योंकि हो सकता है कि उस स्थिति में जाने के बाद हमको मेडिकेशन लेना पड़े, फिजियोथेरेपी के भी कई सारे सेशंस लेने पड़े। बेटर है कि अगर हम छोटे छोटे प्रयोगों को घर पे ही कर लेते हैं तो हम उस रेड पॉइंट तक शरीर को पहुंचने से बचा सकते हैं। अब जो सेकंड चीज आपने मुझसे पूछी, एक पेशेंट का पूरा आपने मुझे जो केस बताई है, केस हिस्ट्री, निश्चित रूप से उसको फिजियोथेरेपी से बेनिफिट मिलेगा, मगर कई सारी परेशान प्रॉब्लम्स जो कि जेनेटली होती हैं, हमको देखो देना, कंजेनेटल अगर प्रॉब्लम उसको कर रही है तो वो किस प्रकार से है। फिजियोथेरेपी के अंदर सबसे बड़ा एक बैरियर जो हम फील करते हैं, वो फील हम ये करते हैं कि बहुत सारे यंग डॉक्टर्स की तो मैं नहीं कहूंगा, यंग डॉक्टर्स जो आज फैटर्निटी में आ रहे हैं वो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे आज भी कुछ डॉक्टर्स जो कि थोड़े ओल्ड एज के हैं, वो कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी पर उतना विश्वास नहीं करते।
उनको लगता है कि फिजियोथेरेपी से इतना बेनिफिट नहीं होता, मगर नो डाउट हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपी आज वर्ल्ड वाइड एक पैथी के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। कई सारे केस मेरे सामने ऐसे आए हैं जहां पर लोगों को डॉक्टर ने ही मना कर दिया कि नहीं आपको फिजियोथेरेपी नहीं करानी है, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो उन्होंने तो रिकमेंड कर दिया मगर पेशेंट को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो एक बार मैं आपसे ये बोलूंगा कि डेफिनेटली आप मेरा नंबर कृपा शंकर जी से ले लीजिएगा और मुझे उस पेशेंट की एक बार हिस्ट्री भेजिएगा पूरी, क्योंकि किसी का ट्रीटमेंट प्लान बनाने से पहले उसकी पर्टिकुलर हिस्ट्री होना बहुत आवश्यक है। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो जनरली हम लाइफ में जो फेस करते हैं उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ स्टाइल में ही क्या चेंज कर सकते हैं, उसके द्वारा उससे बचना होता है। मगर जो केस आप बता रहे हैं वो वन ऑफ द टिपिकल केसेस में से आता है, तो उसको उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाने से पहले उसकी हिस्ट्री होना बहुत आवश्यक है सर। उसके बाद ही मैं पर्टिकुलर आपके लिए कोई ट्रीटमेंट और त्रिपुरा में आपकी हेल्प करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट को रिकमेंड कर पाऊंगा। जी ठीक है, ठीक मैं नंबर शेयर कर दूंगा आपका। है, कविता ठीक जी ने हैंड रेज किया, कविता जी अपना प्रश्न रखें। हाँ, नमस्ते सभी को एंड गुड इवनिंग डॉक्टर सुमित। मैं Very good एक्चुअली evening. थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाई तो मैं पूरी बात आपकी नहीं सुन पाई थी, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है वो डॉन के बारे में है। डॉन थेरेपी आजकल कुछ प्रचलन में है, तो क्या ये फिजियोथेरेपी का ही कोई टाइप है? और क्या बच्चों में अगर जॉइंट्स में या स्पाइन में कोई मिसअलाइनमेंट है तो उसे हम डॉन थेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं? कविता जी आजकल क्या हो रहा है कि जैसा कि हम लोग बहुत इजीली देखते हैं कि हमारे भारत में ना मिस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। डॉन थेरेपी जैसा कोई भी रिकमेंडेड थेरेपी अभी तक मेडिकल साइंस के अंदर नहीं है। अच्छा। कुछ टेक्निक जैसे कि बीच में एक कोर्स आया था, हमने तो कई लोगों ने सुना होगा, जिसको बोलते थे हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी। हाँ जी, हाँ जी। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कई सारे स्टेट्स ने रिकमेंडेशन दिया, मगर कई सारे स्टेट ने उसको मना कर दिया। अल्टीमेटली फिर क्या है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसा कोई कोर्स नहीं होता है। अच्छा, ऐसे तो क्या ही ये डॉन इलेक्ट्रो होम्योपैथी और डॉन इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है? क्योंकि मैं तो कई सेंटर्स देख रही हूँ, अभी मैं आंध्र प्रदेश से बात कर रही हूँ, तो जी यहाँ जी पर कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर वो डॉन को और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। तो कुछ प्रकार की पैथीज ऐसी हैं जिनको जो कि प्रचलन में नहीं है और उनको अभी तक वर्ल्ड वाइड रूप से जो मेडिकल साइंस जिनको रिकमेंडेशन देता है। अब रिकमेंडेशन मिलने के पीछे आप ये जानते हैं कि रिकमेंडेशन मिलने के पीछे कई सारी चीजें होती हैं। उनके केसेस के पूरे होता है कि पूरा केस हिस्ट्री कैसी रही, उनके अंदर कितनी सारी रिसर्च हुई है। जब तक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं होती, एविडेंस मतलब हम बता सकें कि इस कोई भी जो बीमारी है वो उस पर हमारे द्वारा किया हुआ ट्रीटमेंट इस तरह से कार्य करता है, तब तक कोई भी किसी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति को रिकमेंडेशन नहीं मिलती है। तो सर ये मेरा जो डॉन है, इसके जैसा ही अभी हम एक सुनते हैं कायरोप्रैक्टिस, जी ये भी क्या कुछ ऐसा ही है जो कि एस्टैब्लिश्ड नहीं है? बिल्कुल डेफिनेटली कायरोप्रैक्टिस के मैं बताऊं आपको क्या, कायरोप्रैक्टिस एक तरह से मसल्स के अलाइनमेंट को, हमारे बोन्स के और जॉइंट के अलाइनमेंट को ठीक करने का तरीका होता है। मगर कायरोप्रैक्टिस का एक पूरा रिकमेंडेड कोर्स होता है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में वो पूरा कोर्स करे हुए शायद गिने चुने लोग होंगे जिन्हें आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। अच्छा। मोस्टली लोग वो हैं जिन्होंने 10 दिन की या 5 दिन की या 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड करी हैं और वो लोग कर रहे हैं। मैं एज ए डॉक्टर मेरा मानना ये होता है कि हमें ट्रीटमेंट करने से पहले एटलीस्ट ये जान लेना चाहिए कि हमारा जो डॉक्टर जिसके हाथ में अपने शरीर को हम सौंप रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है। ट्रू। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। कृपा जी साहब अपने पास समय है ना अभी 5 मिनट का? अपने पास अभी 15 मिनट का समय है। अच्छा जी। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कविता जी, आप देखेंगे कि जिम में जो लोग जिम जा रहे हैं उनको बहुत ही कॉमनली प्रॉब्लम्स हो रही है पेन की। हाँ जी। मगर वो प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है तो आप गौर करेंगे कि तो किसी हमारे भारत में, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे भारत में अगर हम लोग 1 लाख जिम मान लें कि 1 लाख जिम पूरे भारतवर्ष में होंगे, तो 1 लाख जिम में से 9,99,000 जिम ऐसे होंगे जहां पर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेनर नहीं होगा।
वहां पर वही लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं जो जिन्होंने खुद एक्सरसाइज करके अपनी अपनी बॉडी को अच्छा बनाया और फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग करने लग गए। मगर तो सर निश्चित रूप से अगर किसी को डॉन थेरेपी करवानी है तो कोई ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसी है जिससे हम पता कर सकें कि क्या वो जो डॉक्टर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है? देखिए मैम, सबसे पहले तो अगर आप स्वास्थ्य मंत्रालय की साइट पर जाएंगे तो वहां पर पूरी इसकी जानकारी मिल जाती है। पर जहां तक मुझे मैंने जैसे कि निश्चित रूप से मैं देखता रहता हूं, तो अभी तक इस प्रकार की किसी भी पद्धति को भारत के अंदर रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, ओके। जी। सर बाहर कहीं कुछ आई मीन कहीं इंडिया के बाहर कुछ ऐसा है जो जैसे कई बार होता है कि फॉरेन कंट्रीज में शायद कोई स्पेशल एक्सपर्ट हो जो कि इस तरह की थेरेपी से मिसअलाइनमेंट को ट्रीट कर सकें, या कोई और थेरेपी जो फिजियोथेरेपी का ही टाइप हो, या फिजियोथेरेपी में क्या हम मिसअलाइनमेंट्स को ठीक कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं। हमारे पास मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं जिसके द्वारा हम उस अलाइनमेंट को ठीक करते हैं। देखिए, अलाइनमेंट के बिगड़ने की दो वजह होती हैं। या तो अलाइनमेंट जो बिगड़ा हुआ है वो जन्मजात से कोई विकृति है, ओके, और अदरवाइज एज के साथ उन्होंने अपने पोस्चर को, जो आज का टॉपिक ही है पोस्चर, उन्होंने अपने पोस्चर को गलत रखना शुरू किया और उसकी वजह से या फिर किसी दुर्घटना के कारण उनका अलाइनमेंट बिगड़ गया। तो अगर उन्होंने अपने शरीर की स्थिति को, पोस्चर को गलत रखते हुए अलाइनमेंट को गलत किया है, तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी से 100% हम क्योर कर सकते हैं। तो सर जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी बच्चे का एक पैर लंबा है, एक पैर छोटा है, हल्का सा अगर डिफरेंस है लेंथ में, तो क्या जो लिम्ब की लेंथनिंग है उसको भी थोड़ा बहुत फिक्स किया जा सकता है? नहीं मैम, अगर मैंने कहा अगर वो कंजेनाइटल है, बाई बर्थ ही अगर उसको प्रॉब्लम है, तो उसको आप फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सर्जिकल करेक्शन कराने ही रहेंगे उसमें। बिकॉज अगर लिम लेंथनिंग की कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसके पैर को खींच के उसको लंबा कर दें। नहीं, मेरा कहने का मतलब जैसे अगर बाद में कोई मिसअलाइनमेंट क्रिएट हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ पोस्चर और एनी एक्सीडेंट, कई बार होता है बच्चे गिर गए या कोई फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से अगर कुछ मिसअलाइनमेंट होता है तो क्या उसमें फिजियोथेरेपी हेल्पफुल है? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कविता जी। प्रॉब्लम तीन तरह से होती है। या तो बाई बर्थ है, और सेकेंडली अगर कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो प्रॉब्लम आने लगी है। तीसरी बात ऐसा होता है, कई बार बच्चे गलत तरीका अपना लेते हैं। अगर आप देखेंगे कई बच्चों को आप देखिए जो कि सिर्फ एड़ी उठा के चलते हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा होता है, मगर धीरे धीरे क्या होता है, जब वो लंबे समय तक चलते रहते हैं तो हमारे एड़ी के ऊपर का एक टेंडन होता है, एचलिस टेंडन उसको बोलते हैं, उसकी वो टाइटनेस हो जाती है। तो अगर वो टाइटनेस हो जाती है तो उसकी वजह से फिर वो एड़ी अपने आप उठी रहती है। तब हमको लगता है पता नहीं क्या हो गया भैया, इसकी तो एड़ी टिकती नहीं है, मगर वो टेंडन की टाइटनेस है, उस टाइटनेस को रिलीज करते ही वो एड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। प्रमोद मिश्रा जी अपना प्रश्न रखें, एडवोकेट मिश्रा जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही रोचक जानकारी हम सबको उपलब्ध कराई। हम माननीय डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, क्या गैस में भी फिजियोथेरेपी की उपयोगिता है डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब से प्रश्न है, गैस्ट्रिक इशू में भी क्या फिजियोथेरेपी महत्व काम करती है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में? जी नहीं सर, गैस्ट्रिक में फिजियोथेरेपी एज सच कोई हेल्प नहीं करती है, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बेसिकली फिजियोथेरेपी के अंदर हम जो डील करते हैं उसकी उन तीन चीजों पर हम लोग डील करते हैं, आपकी मसल्स पर, आपकी बोन्स पर और आपकी नर्व्स पर। और इन तीनों ही चीजों का कोई भी लेना देना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ नहीं होता है। हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक जो मैंने आज का टॉपिक जो मैंने अभी लिया, इनसोम्निया, अगर आपको अनिंद्रा की समस्या है, अगर आपका सोने एक जो सेडेंटरी लाइफ, अगर आप मेडिकल में अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो किसी भी समस्या के अंदर जो सबसे पहला कारण मिलता है उसको हम बोलते हैं सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ मतलब ना हमारा सोने का समय है निश्चित, ना हमारा जगने का समय निश्चित है, ना हमारा खाना खाने का समय निश्चित है। उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिजियोथेरेपी में एज सच गैस्ट्रिक के लिए कोई सहायता नहीं मिल पाएगी, मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए ठीक डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत रोचक जानकारी दी और उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। नवीन सर दिल्ली से आते हैं, एडवोकेट नवीन सर अपना प्रश्न रखें। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। मेरे को ना एक ये हटके क्वेश्चन है। मेरे फादर की उम्र 63-70 के आसपास है। उन्हें ना घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, दोनों में।
पहले वेरिकोज वेन था, उसका तो ट्रीटमेंट कराया, अब वो जो है ना घुटनों में बहुत दर्द है, तो उसके लिए कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, डेफिनेटली हो सकता है। देखिए आजकल घुटनों का मैं कृपा जी भाई साहब से कभी इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वेबिनार हम पर्टिकुलर नी रिप्लेसमेंट के ऊपर रखेंगे। नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है और उसका लेना देना घुटनों के दर्द से ही होता है। तो घुटनों के दर्द में डेफिनेटली फिजियोथेरेपी से बहुत सहायता मिलती है। घुटनों में दर्द होने की केवल दो वजह होती हैं, या तो हमारी बोन कमजोर हो रही है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमने कोई गलत पोस्चर, जैसे आज का टॉपिक ही है पोस्चर, हमने कोई गलत पोस्चर को बहुत लंबे समय तक अपनाया, उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स पर प्रेशर आ रहा है। तो इन दोनों ही चीजों का करेक्शन फिजियोथेरेपी में बहुत आराम से हो सकता है और डेफिनेटली उनको आराम मिलेगा। मगर थोड़ा सा मेरे को आपको एक चीज मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा कि थोड़े पेशेंस की आवश्यकता अवश्य पड़ती है फिजियोथेरेपी में। ऐसा होता है कि क्योंकि हमारे भारत में एक टेंडेंसी है कि हम जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं और ये होना भी चाहिए, मगर फिजियोथेरेपी में तुरंत वाले ट्रीटमेंट कई सारे नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोगों का जो कार्य है फिजियोथेरेपी में, हम शरीर को तैयार करते हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो शरीर को उस पुनः स्थिति में लाने में एक समय सीमा का डेफिनेटली लगती ही है। और मैंने जैसा कि कहा कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर मैं कोई ट्रीटमेंट, बैक पेन का ही कोई ट्रीटमेंट अगर मैं आपको दे रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे 3 या 4 सिटिंग में ही आपका वो दर्द ठीक हो जाए, मगर कृपा जी भाई साहब को दे रहा हूं तो उसमें हो सकता है उस सिटिंग में 8 से 9 दिन लग जाए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और अगर हम अपनी चीजों का ध्यान रखते हैं, अगर आपने जैसा बताया कि आपके पूज्य पिताजी को घुटनों की समस्या हो रही, दर्द की समस्या हो रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके जॉइंट्स की स्थिति क्या है। अगर जॉइंट्स इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए, तो वहां पूरी तरह से जॉइंट घिस गए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा वर्क नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत हम उसमें आराम कर सकते हैं, 20% 30%। मगर अगर स्टार्टिंग की कंडीशन है जहां पर कार्टिलेजेस का थोड़ा सा नुकसान होना शुरू हुआ ही है, तो वहां पर हम जॉइंट अलाइनमेंट को ठीक करते हुए उनकी मसल पावर को प्रॉपर मेंटेन करते हैं और डेफिनेटली उसका हमें फायदा मिलता है। फिर उषा जी अपना प्रश्न रखें। उषा जी। सभी को नमस्कार। और किसी कारणवश मैं जुड़ नहीं पाई तो सुन नहीं पाई बिल्कुल भी, तो डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। अभी मेरी मदर इन लॉ ने हिप प्लेट का ऑपरेशन कराया है, उनको लगी है हिप पे प्लेट, तो जी। 20 को ऑपरेशन हुआ था और उनको बैड सोर भी हो गया, तो ट्रीटमेंट चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, तो उनका भी क्या फिजियोथेरेपी होगा इस समय? बिल्कुल नहीं। देखिए उषा जी, मुझे नहीं मालूम कि आपके आपकी सास क्या कह रहे हैं ना आप? जी सर। जी हाँ, सर। तो उनको प्रोसीजर कौन सा हुआ है हिप में? आमतौर पे 3 प्रोसीजर होते हैं। आमतौर पर 3 प्रोसीजर होते हैं जिस एज में आप बता रहे हैं मेरे को। पहला होता है, एक वहां पर स्क्रू डाला जाता है जिसको डायनामिक हिप स्क्रू बोलते हैं। अगर वो स्क्रू डाला जी, प्लेट। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना। अगर वो स्क्रू अगर डाला जाता है तो उस वक्त हम उनके 1.5 महीने का वेट करते हैं। 1.5 महीने तक हम पैर किसी भी प्रकार का वेट नहीं डालते हैं, मगर इस बीच में हम पेशेंट को वॉकर की सहायता से पैर पर बिना वजन दिए चलना फिरना शुरू करा देते हैं, जिससे कि उसकी जो रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं वो आसानी से कर सके। वो टॉयलेट अपने आप जा सके, पानी पीने अपने आप जा सके, अपने अपने डेली काम वो नहा सके अपने आप, वो किसी के ऊपर बोझ ना बने। ये सारे काम हम फिजियोथेरेपी पेशेंट को सिखा देते हैं। प्लस क्योंकि 1 से 1.5 महीने तक वो अपने अंग का उपयोग नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में इस एज में बहुत जल्दी मसल पावर कम होने लग जाती है। तो हम उनको कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज बताते हैं जिसके उनकी मसल पावर बनी रहती है। और फिर जब 1.5 महीने बाद उनके पैर पे हम धीरे धीरे वजन लेना शुरू करते हैं, तो फिर उस वक्त वो बहुत काफी सहायता करती है। दूसरी स्थिति में वहां पर प्रोसेसेस डलता है। प्रोसेसेस डालने के बाद पेशेंट को, अगर उसकी बोन की स्थिति काफी अच्छी है, तो हम उसको विद इन 4-5 डेज में ही फुल वेट बियरिंग चलना शुरू करा देते हैं और पेशेंट नॉर्मल चलता है वॉकर की सहायता से। तीसरी स्थिति जो होती है उसमें हिप रिप्लेसमेंट होता है। हिप रिप्लेसमेंट थोड़ा पेशेंट पर डिपेंड करता है कि उनका एज कैसी है, उनका बॉडी टाइप किस तरह का है, मतलब बहुत ज्यादा मोटे तो नहीं है, बहुत ज्यादा पतले तो नहीं है, बोन की स्थिति। तो इन तीनों ही कंडीशंस में ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और डेफिनेटली फिजियोथेरेपी से उनको काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि बैक सोर की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको आपको अधिक से अधिक करवट में रखना चाहिए, वो सीधे ना लेटें। करवट पे लेने के लिए हमको उनके
जिस तरफ उनका ऑपरेशन हुआ है उसकी विपरीत दिशा वाली उनको करवट दिलानी चाहिए। आप दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया जरूर लगाइए, उनके पैर दोनों चिपकने नहीं चाहिए आपस में, एक जो गैप होता है वो मेंटेन रहना चाहिए करवट दिलाते समय, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो 20th को हुआ था तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं। उनको फुट के उनके पंजा चलाने के लिए बोलिए, उनके अगर वो अपने पंजे को लगातार ऊपर नीचे करती रहे, इसकी वजह से उनके पूरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, तो जिससे स्वेलिंग नहीं आएगी, स्वेलिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दर्द में भी उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। घुटने को सीधे लेट के मोड़ना सीधा करना, मोड़ना सीधा करना 60 डिग्री तक, ये उनके लिए रिकमेंडेशन है, तो उनके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। उनका नी रिप्लेसमेंट तो बहुत साल पहले हो चुका है जी तो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी धन्यवाद। ब्रजेश जी अपना प्रश्न रखें। ब्रजेश गुप्ता जी। हाँ सर, प्रणाम सर। मैं सिवान बिहार से हूँ और मेरे फादर की उम्र है 88 साल। वॉकर के सहारे चलते हैं, सारा काम अपने से करते हैं, लेकिन भूमि पर बैठ नहीं पाते हैं। सर उनको भूमि पे बैठाना भी नहीं है हमें। हम प्रयास करें कि भूमि पे ना बैठे हैं। उसका एक आपको केवल मैं एक रीजन देता हूं कि हमें उन्हें भूमि पे क्यों नहीं बैठाना है। हम जब नीचे बैठ जाते हैं और नीचे बैठकर जब हम उठते हैं तो हमारे घुटनों पर, हमारे हिप पर और हमारी कमर पर हमारे शरीर का जितना वजन होता है उसका जस्ट 8 गुना अधिक वजन का ये जो प्रेशर होता है वो हमारे इन तीनों जॉइंट्स पर आता है। तो एक यंग एज के लिए ये काफी बेनिफिट है, मगर ओल्ड एज में अगर उन पे उनके जॉइंट्स पर इतना प्रेशर आ रहा है तो वो बिल्कुल भी उनके लिए ठीक नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि आप बिल्कुल उनको नीचे बैठने भी ना दें। अगर पीछे बैठना चाहते तो आप मना करें उनको। प्रैक्टिकल दिक्कत आती है कि वेस्टर्न कमोड वो इस्तेमाल करने से झिझकते हैं। नहीं सर, उनको देखिए क्या होता है कि उस एज में, क्योंकि